हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज जिस टॉपिक का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर दोज हु प्रैक्टिस लॉ एट हाई कोर्ट लेवल, जो लोग रिट ज्यूरिसडिक्शन में वकालत करते हैं। तो सबसे पहले जो आज के जो टॉपिक है उसमें है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 12 बेसिकली क्या है और आर्टिकल 13 जो इसके बाद का आर्टिकल है क्या रिलेशनशिप है दोनों में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया तो पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स जिसको हम बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में बताए गए हैं, और पार्ट 3 का जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12। तो इस नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 12 को अगर हम समझेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि जो डेफिनेशन है इस आर्टिकल में वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए ज़रूरी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए अगर ज़रूरी है तो क्यों है। सबसे पहले आर्टिकल 12 की डेफिनेशन को देखते हैं। ये बताता है स्टेट, और ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये आर्टिकल स्टार्ट होता है कि स्टेट इंक्लूड्स। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि ये इसको एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूले में आप नहीं डाल सकते हैं। तो कॉमन सेंस के तौर पे या एज ए लॉ स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पे अगर मैं आपको एज ए लेमन नजर से बताऊं तो आर्टिकल 12 बेसिकली वो हुआ, वो लोग जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, वो लोग, वो इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और इसका टेस्ट कई सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, उसको मैं बार बार रिपीट करना जरूरी नहीं समझता। एज ए लॉयर के नजरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 12 बेसिकली वो चीज है, वो ग्रुप है, वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके अगेंस्ट में रिट इशू हो सकती है। अब इस बात को समझिए, रिट किन केसेस में इशू होती हैं? जिन केसेस में रिट का जो डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल में, एक 226 एंड आर्टिकल 32। तो अगर 226 की बात करें तो रिट उन केसेस में इशू हो सकती है जिन केसेस में आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, जो कि पार्ट 3 है। तो स्टेट में बेसिकली वो लोग आएंगे, वो ग्रुप आएंगे, वो इंस्टीट्यूशन आएंगे जिनकी लीगल ऑब्लिगेशन है टू सर्व द पीपल ऑफ कंट्री। जैसे एक पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस हो गया, उसके सारे एम्प्लॉइज हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, एसडीएम्स हैं, क्योंकि ये सीधे सरकार के कंट्रोल में और सरकार से सैलरी ले रहे हैं, टैक्स पेयर से सीधी सैलरी, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। दूसरे वो लोग आएंगे जैसे जो चुने हुए नुमाइंदे, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट हो गई, या कोई ऐसी यूनिट जो पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसका पूरा, उसकी रनिंग, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका जो मकसद है वो पब्लिक को सर्व करना है, और उसकी पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी और उसका परवेसिव कंट्रोल, यानी हर क्षेत्र में कंट्रोल अगर गवर्नमेंट से है तो वो आर्टिकल 12 में आएगा। इसके अलावा जो डेफिनेशन में बता रखा है वो है अदर अथॉरिटीज, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे गांव में ग्राम प्रधान हो गया। तो मोटा मोटा हमें समझे कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक लीगल ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको सर्व करना है, और उसके ऊपर एक गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसके एक्शंस के ऊपर। दूसरी चीज हम ये भी देख सकते हैं कि जहां पर कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एक्सचेकर से पैसा ले रहा है, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में हो या वो कॉम्पनसेशन की फॉर्म में हो, और उस पैसे लेने के पीछे जो मकसद है, जो काम है उसका, उसमें पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व होती है, तो वो आर्टिकल 12 में आएगा। इसीलिए कहा गया इंक्लूड्स, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदला सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से लेकर अब तक इस डेफिनेशन में कई चीजें और इंक्लूड कर दी। जैसे अभी लेटेस्ट जजमेंट है बीसीसीआई का, जिसमें उसको आर्टिकल 12 में माना गया है। तो इसीलिए इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्योंकि इसका स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हम नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 12 बेसिकली वो हुआ, वो लोग, वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके अगेंस्ट में रिट इशू हो सकती है। अब इसके बाद जो आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है जुडिशियल रिव्यू, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत है, उसमें आर्टिकल 12 को इसीलिए बताया गया कि ये पता चले कि ये वो लोग हैं, ये वो कैटेगरी है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो आर्टिकल 12 में आता है, उसका टेस्ट मैंने बताया क्योंकि वो सैलरी गवर्नमेंट से ले रहा है और उसका लीगल ऑब्लिगेशन है टू सर्व द पीपल। तो जब भी वो अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करेगा तो वो हमेशा इस बात को इंश्योर करेगा, इस बात को आप नोट कर लें कि आर्टिकल 12 में आने वाली
हर कैटेगरी को इंश्योर करना है एक काम करने से पहले कि उनको कोई भी काम करने से पहले, कोई भी अपनी पावर को एक्सरसाइज करने से पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट तो ना हो जाए, जो कि नॉर्मली होता ही नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी की बहुत कमी है। तो आर्टिकल 12 में ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है। जो आर्टिकल 12 के अंदर जो भी कैटेगरीज आएंगी उनका प्राइमरी फंक्शन ये है कि कभी भी जब भी कोई काम करेंगे तो इंश्योर करेंगे कि किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो जाए, वो एंटिसिपेट करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 के बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, उनको पढ़ लें, जिसमें घड़ी घड़ी पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आर्टिकल 12 की डायमेंशंस को किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो इसमें एक जजमेंट है आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लें। आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 SCC वॉल्यूम 3 पेज नंबर 489। इसमें बहुत कैटेगोरिकली तरीके से बताया गया है कि क्या इंक्लूड्स करेगा और क्या टेस्ट होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट अभी लेटेस्ट आया है 2005 में, जो है जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये है SCC 2005 वॉल्यूम 4 पेज नंबर 649। इसमें एक नए डायमेंशन, एक नए लेंस से देखा गया है आर्टिकल 12 क्या है। तो अब हम आएंगे आर्टिकल 13 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 13 का मतलब है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली कोर्ट्स करते हैं, रिट कोर्ट्स। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो 226 की जब हम पिटीशन फाइल करते हैं तो वो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू ये है कि जो कंट्रोवर्सी कोर्ट के सामने है, और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जो लोग आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, तो ये देखा जाएगा कि उनका कोई भी काम किसी फंडामेंटल राइट्स की मैंडेट को वायलेट तो नहीं करता। दूसरी चीज जुडिशियल रिव्यू में ये आती है कि कभी कोई लॉ पास हो गई, और लॉ एक अपने आप में एक ब्रॉड डेफिनेशन है। अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास होती है या स्टेट असेंबली उसको पास करती है, या कोई लॉ जिसको बोलते हैं सब्सिडरी लेजिस्लेशन, किसी ऑफिसर के पास नोटिफिकेशन पास करने की पावर है, वो सब चीजें जो एक वो सब लॉ की डेफिनेशन में आते हैं, और लॉ की डेफिनेशन बड़ी एक्सक्लूसिव है आर्टिकल 13 में। तो आर्टिकल 13 में जो जुडिशियल रिव्यू होगा वो बेसिकली होगा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का। मिसाल के तौर पे अगर किसी को अपना तहसील से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है या परमानेंट रेजिडेंट प्रमाण पत्र बनवाना है और उसको अननेसेसरी डिले कर रहा है, सपोज तहसीलदार या SDM, तो वो स्ट्रेट अवे रिट फाइल कर सकता है 226 की। वो कह सकता है कि जो अथॉरिटीज हैं वो आर्टिकल 12 में आती हैं और वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ काम नहीं कर रही हैं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दूसरी चीज, कोई अगर लॉ किसी स्टेट ने या किसी सेंटर ने बनाई है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जो आर्टिकल 13 में है। जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो कॉन्सेप्ट आया है, आप लोग लिख लें, मारबरी वर्सेस मेडिसन के एक फेमस केस में, जिसमें चीफ जस्टिस मार्शल ने यह कहा कि पार्लियामेंट या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या लॉ मेकर्स के द्वारा बनाई गई लॉ या लॉ मेकर्स के द्वारा पास किए गए किसी भी तरीके के ऑर्डिनेंस को जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है। जबकि पहले उन दिनों में क्या होता था कि अगर कोई लॉ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बना दी गई है तो उसमें जुडिशियल इंटरफेरेंस बहुत कम था, तो वहां से डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू आई, जिसको आर्टिकल 13 में इंप्लांट किया। तो आर्टिकल 13 में जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि लॉज को टेस्टिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं। और इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी लॉ को अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगी आर्टिकल 13 के सब्सटेंस को ऑप्ट करते हुए, तो ये देखेगी कि जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले पास हुए हैं और जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पास हुए हैं। लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मैं पढ़ दे रहा हूँ लॉ का मतलब क्या है, ये बहुत एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। लॉ का मतलब है कोई ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डर, कोई बाय लॉ, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन, कस्टम या यूजेज और हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब कोई ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डर, कोई बाय लॉज, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन, कस्टम या यूसेज टेरिटरी ऑफ इंडिया में है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। किस आधार पे होगा कि वेदर ये जो सारे लॉज हैं, कस्टम्स हैं, नोटिफिकेशन है, ये फंडामेंटल राइट को एडमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उसको वायलेट कर रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, डिक्लेयर किया जाएगा वाइड। अब डिक्लेरेशन के दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर जुडिशियल रिव्यू में ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले है उसको रिव्यू कर रही है तो वहां पे एक डॉक्ट्रिन यूज होती है, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स।
मतलब कोई लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और फंडामेंटल राइट को सपोर्ट नहीं करती और वो वॉइड है, तो उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर अगर वो पूरी लॉ वॉइड है तो पूरी लॉ को ऊपर, या उस लॉ में कोई पार्ट है जो वॉइड है तो उस लॉ के ऊपर एक इक्लिप्स लग जाती है, इसको बोलते हैं छायावाद का सिद्धांत, और उस एक्सटेंट तक वो लॉ जो है वो वॉइड हो जाती है, मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी जीरो हो जाती है। इसी तरीके से अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट 226 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 की रेमेडी ऑप्ट करते हुए जुडिशियल रिव्यू कर रहा है तो वहां लगती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम मार्बरी वर्सेस मेडिसन को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि हम जुडिशियल रिव्यू को समझ पाएं। तो जो सबसे प्राइमरी दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 कि किन लोगों के अगेंस्ट में रिट इशू हो सकती है और ऐसे कौन लोग हैं जो स्टेट है। यहाँ पे स्टेट से मतलब ये ऐसे ग्रुप, ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन है, अकाउंटेबिलिटी टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में हमारे पास नहीं थे। तो डेमोक्रेसी का असली मतलब ही फंडामेंटल राइट्स है, आप इसको समझें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्बरी वर्सेस मेडिसन, और थोड़ा आप अगर इसको पढ़ लेंगे मुझे कमेंट्स में बताएं तो हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को, कि किस तरीके से वो अवेलेबल है। तो वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।